जय हिंद दोस्तों। तो पहली बार मैं शायद वीडियो में आ रहा हूँ। अब तक जितने मैंने प्रेजेंटेशन बनाए हैं उसमें कोशिश यही रहती थी कि मैं प्रेजेंटेशन को ज़्यादा शो करूँ। तो आज का पर्पस यही था कि सबसे पहले तो जो रिज़ल्ट आया है सीजीपीएससी, तो लकीली आप सबकी दुआ से, भगवान की कृपा से रैंक अच्छा आया है। तो 3 एजेंडा के साथ आया था। पहले तो आप सबको थैंक यू, क्योंकि बहुत सारी विशेज़ आ रही थी और अभी शायद 1-2 दिन ऐसे ही चलेगा जब तक थोड़ा मामला शांत ना हो जाए। और दूसरा था, बहुत सारे लोग जर्नी पूछ रहे हैं, तो खुद के बारे में ज़्यादा बात करना उतना थोड़ा-सा एम्बैरेसिंग हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट में मैं कहाँ से स्टार्ट किया वो सब मैं शेयर करूँगा। और तीसरा जो जो मेरा एक्चुअली मेजर पर्पस है वो था, जिन लोग का चूक गए हैं ना, जो थोड़े बहुत मार्क्स से रह गए हैं। क्योंकि देखिए, मोटा-मोटा हम सब लोग मेहनत करते हैं और मार्क्स भी आप देखोगे ना, मोर और लेस यू नो सिमिलर है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। अंतर कई बार कुछ कारण से आ जाता है कि कुछ सब्जेक्ट थोड़े वीक रह गए, जैसे पेपर 4 था। बहुत बड़ा इश्यू तो ये हो जाता है कि इंटरव्यू में गलत बोर्ड मिल गया, है ना? गलत बोर्ड से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई बोर्ड खराब है, प्रॉब्लम ये है कि मार्किंग का इश्यू होता है। जैसे इस बार आपने रियलाइज़ किया होगा कि कुछ पर्टिकुलर जो इंटरव्यू बोर्ड थे, वो 40 से 60 के रेंज में दे रहे हैं मार्क्स। एक पर्टिकुलर इंटरव्यू बोर्ड है जो 60 से 80 के में है, तो वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर देता है, मतलब एक्चुअली मैं उससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल है। बट एनीवेज़ व्हाट आई मीन इज़ कि आप सभी भी उतने ही पोटेंशियल रखते हैं जितना सेलेक्टेड लोगों में है। और डेफ़िनेटली जैसे आज जितने लोग एन्जॉय कर रहे हैं, अगले साल भी उतना ही अच्छा मौका मिलेगा जो लोग कुछ मार्क्स से रह गए हैं, करेक्ट? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। 3 टॉपिक है, मैं क्विकली ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो सबसे पहले तो थैंक यू मैं बोलना चाहूँगा, भगवान को, हनुमान जी की कृपा से, इस बार वो दिन आया, क्योंकि बहुत कंटिन्यूअसली फेलियर आ रहा था। मैं बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहा था। अ, जर्नी में बताऊँगा मैंने क्या-क्या प्रिपरेशन किया। मैंने तो 17-18 से शुरू किया था अच्छे से। उसके पहले प्राइवेट जॉब था। बट क्रैक नहीं हो पा रहा था, है ना? कहीं-कहीं एकदम नज़दीक में आके कट जा रहा है। तो मैं थैंक्स टू गॉड, उनकी आज थोड़ी बरकत हुई, उनकी थोड़ी दया दृष्टि हुई। दूसरा, पेरेंट्स मेरे मुझे जो पेरेंट्स मिले हैं, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि हमेशा जितनी बार भी मैं फ़ेल हुआ, वो हमेशा मेरे साथ स्टैंड किए। कभी भी ये नहीं पूछा कि क्यों नहीं हो पा रहा है, यू नो हमेशा डिफेंड किया कि नहीं, कर लेगा, ये कर लेगा। और स्पेशली जिस टाइप के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, जिस गाँव में मैं रहा हूँ, है ना? तो थोड़ा-सा बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि पेरेंट्स का सपोर्ट हो। बहुत बार आप देखे होंगे, पेरेंट्स पूछते हैं ना कि क्यों नहीं हो पा रहा तेरे से? मेरे यहाँ मैं इतना लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स, जब मेरे सिलेक्शन नहीं होता था तो मेरे से ज़्यादा वो रोते थे कि भाई, इसलिए नहीं कि इसका नहीं हुआ, इसलिए कि इसने बहुत मेहनत करी थी, इसका नहीं हुआ। तो मेरे पापा और मेरी माँ, सबसे पहले उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे इन-लॉज़ हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। मैरिड तो फिर प्रेशर होता है ना शादी के बाद, तो उनको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे बड़े पापा, जो एक मेरे मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल रहे हैं। मेरे भाई-बहन, सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। बट अपार्ट फ्रॉम द फैमिली, मैं एक्चुअली अपने सीनियर्स जो थे उनको इस जर्नी में इन्वॉल्व करूँगा, क्योंकि मैं गाँव से उठ के आया तो मुझे पता ही नहीं होता था कि क्या कहाँ क्या करना है, राइट? मेरा गाँव जो है, खुड़मुड़ी जो है, वो तिल्दा-नेवरा से 7 किलोमीटर दूर है, प्रॉपर गाँव में ही है। कोई कभी शहर में ऐसा घर घर नहीं है मेरा। तो तो पता नहीं होता था। जब मैं इंजीनियरिंग 12वीं पढ़ने शहर आया तो मुझे पता नहीं था कि इंजीनियरिंग की तैयारी कैसे करते हैं। तो मेरे बड़े पापा एक हैं, उन्होंने मुझे गाइड किया, क्योंकि उनके बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर जब मैं इंजीनियरिंग गया तो मेरे सीनियर्स ने मुझे उठाया कि भई, ये भी तैयारी करते हैं। फिर मैं एमबीए के लिए आईआईएम मुंबई, पहले वो नीटी था, आईआईएम मुंबई अब है। तो आईआईएम मुंबई में मैंने लिया। आईआईटी बॉम्बे भी मैंने क्रैक किया था और उसी साल इसरो में भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। फाइनल ईयर में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे। तो बेसिकली उस टाइम क्या था ना, 2011 के सीज़न में ऐसा कोई सीजीपीएससी, यूपीएससी का क्रेज़ हुआ नहीं करता था। और हम लोग के टाइम में इतना इंटरनेट का ज़माना तो था नहीं, तो पता ही नहीं चलता था कि ये भी होता है कोई चीज़, तो बहुत ज़्यादा हम लोग कल्चरली पुअर थे। कल्चरली हम लोग को बैकग्राउंड पता नहीं होता था। तो हम लोग फ्लो में चलते थे। मैंने क्यों इंजीनियरिंग लिया? आप सबको ही पता है कि सब लोग इंजीनियरिंग ले रहे थे, हमने भी ले लिया। फिर पता चला कि नहीं यार, मैं इंजीनियरिंग में गया तो आईआईटी भी होता है, बीटेक के लिए, वो तो मिस हो गया। बीआईटी 2 से मैंने करा है, मेरे इंजीनियरिंग में अच्छे रैंक थे, अच्छी प्रिपरेशन करी थी मैंने।
बट ठीक है, आईआईटी तो मिस हो गया। फिर मैंने बहुत अच्छे से मेहनत करी थर्ड ईयर में, देन फाइनल ईयर में गेट क्रैक किया। बट आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन ले लिया था मैंने, आईआईटी बॉम्बे में एमटेक के लिए। बट उसी बीच नीटी का वेटिंग जो है वो क्लियर हो गया, तो मैंने एमबीए कर लिया। थोड़ा वहाँ पे चार्म था। बट फिर कुछ साल जॉब करी, है ना? अ, 2 मल्टीनेशनल में जॉब करी, बट उस टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्राइवेट जॉब में एटलीस्ट मेरे को सैटिस्फैक्शन तो नहीं मिल रही है ना? सैटिस्फैक्शन मतलब देखो, पैसे बहुत रहते हैं प्राइवेट जॉब में। मतलब मैं जब जॉब छोड़ के आया शायद 16 में, तो 18 लाख का पैकेज को छोड़ के आया था मैं। अभी मेरे कलीग्स का जो पैकेज रहता है बहुत ज़्यादा रहता है। बट एक्चुअली जिस टाइप के बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं ना, हम लोग को थोड़ा ये रहता है कि हम लोग सोशल इम्पैक्ट छोड़ें, है ना? मतलब कल के दिन हम लोग जब दुनिया से छोड़ के जाएँ तो अच्छा एक नाम कमा के जाएँ, लोग जानें। अपने लिए तो ठीक है, हम लोग ये भी चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स का भी नाम ऊँचा हो। तो सिमिलर टाइप का बैकग्राउंड, बाकी स्टेट का नहीं बोलता मैं। महाराष्ट्र उन सब में उतना क्रेज़ नहीं रहता अपना गवर्नमेंट जॉब का। बट छत्तीसगढ़ में तो आप जानते ही हो। आई विल टेल यू, मतलब मेरी मतलब जितनी मतलब मेहनत करके मैंने जितना अच्छा जॉब बड़े-बड़े लगाए थे, किसी ने उतना पूछा नहीं। बट जितना रिस्पेक्ट मुझे अभी आज 16 रैंक लाके मिल रहा है, वो अनबिलीवेबल है। मतलब मैं थोड़ा ओवरवेल्म हूँ, है ना? मतलब कई बार खुशी समा नहीं पाती ना, तो उस टाइप का। तो मैं सारे सीनियर्स को थैंक यू बोलूँगा, और उन दोस्तों को भी जो मेरे साथ पूरी जर्नी में शामिल हुए, है ना? जिन्होंने मुझे गाइड किया हमेशा, फाइनेंशियली सपोर्ट किया हमेशा, कभी भी मेरे डिसीजन पे डाउट नहीं किया कि अबे तू आया मुंबई से करके आया है, इतनी बड़ी जॉब, लाखों की जॉब छोड़ के क्या कर रहा है? दे ऑलवेज़ सपोर्टेड माई जो मेरा एम था, ड्रीम था। तो उन सबको मैं थैंक यू बोलता हूँ। नाम मैं किसी का नहीं ले रहा, बिकॉज़ कोई छूट जाएगा तो फिर वो बोलेगा। तो बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है? हाँ, अभी भी मेरे एसएएस में बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनकी क कितना का मतलब हम लोगों ने कितना कंबाइंड एफर्ट मारा, और इस रैंक को लाने के लिए, तो उन सबको थैंक यू। बस स्पेशल थैंक यू मैं अपने पापा को बोलूँगा, क्योंकि मुझे लगता है ना, हम लोग वो होता है ना रिले रेस, जो 2 लोग दौड़ते हैं, तो इस जर्नी में मतलब पापा ने अपनी, मतलब मेरे पापा हैं, उन्होंने अपनी आधी दौड़ पूरी कर ली है, मुझे इस काबिल बना के कि मैं एक स्टेट का एग्ज़ाम क्रैक कर पा रहा हूँ। अब आती है मेरी बारी, अब उस बैटॉन को, मतलब उस जो होता है ना, उसको मैं मशाल को आगे तक लेके जाऊँ। तो मुझे लगता है कि मेरे पापा और मैं, वो रिले रेस के जो खिलाड़ी होते हैं ना, उस टाइप के हैं कि उन्होंने अपना काम कर दिया। मैं भी चाहूँगा कि मैं भी अच्छा करूँ, और मतलब उनका नाम रोशन हो। आज मतलब जैसे गाँव में आओ ना, तो देखो शहर वाले शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन गाँव में बहुत क्रेज़ रहता है। मेरा 16 रैंक आया ना, तो गाँव में एकदम हल्ला हो गया था कि वह डिप्टी कलेक्टर बन गया। बिकॉज़ पीपल डोंट नो कि कितना पोस्ट है। फिर वो सब समझाना पड़ा पापा को कि नहीं, थोड़ा पोस्ट कम है, पीछे है वो करके। बट हाँ, अच्छा पोस्ट मिल रहा है। तो या तो गाँव में ना बहुत क्रेज़ रहता है, मतलब मेरे गाँव वाले सब कॉल कर रहे हैं, और बहुत रिस्पेक्ट होता है गाँव में। तो ये शायद वही, इसी कारण लोग शायद इतना मेहनत करते हैं सीजीपीएससी के लिए। बहुत सारे लोग हैं। आपने पुनीत का नाम सुना है? पुनीत राम, वो मेरे पड़ोस में है, 1 किलोमीटर दूर, है ना? मेरे पास के गाँव में। मेरा गाँव खुड़मुड़ी है, तिल्दा नेहोरा के पास, और पुनीत जो है वो छपोरा में रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर दूर। मेरी बुआ का गाँव है वो। तो आज पुनीत से ही बात हुई, पहली बार बात हुई, बट व्हाट आई मीन इज़ कि उसकी जर्नी भी वैसी ही है जैसी मेरी, मतलब हम लोग गाँव से ही पढ़े हैं। तो कमिंग टू जर्नी वाले पार्ट में मैं क्विकली स्टार्ट करता हूँ, ताकि फिर जो मेन मैसेज था वो अ, जिनका थोड़ा रुक गया है उनके लिए कन्वे कर पाऊँ। तो यार सबसे पहले तो जर्नी वही है कि मेरा जो जन्म है ना गाँव में हुआ है, खुड़मुड़ी गाँव है, ठीक है? अभी भी घर वहीं पे है, और सारी फैमिली मेरी वहीं पे है। तो गाँव में हुआ, तो 5वीं तक गाँव के स्कूल में पढ़ाई करा, हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ मैं। और उसके बाद गाँव में 5वीं तक स्कूल था, अभी तो बढ़ गया है। तो उस टाइम फिर 6वीं के लिए हम लोग छतौद गाँव चले गए। पास में ही एक गाँव है छतौद, तो वहाँ से मैंने 8वीं तक करा, और उसके बाद 10th करा, तो सारा हिंदी मीडियम था। देखो मेरे पास क्या था ना, उस टाइम बहुत लिमिटेड रिसोर्स रहते थे, मतलब किताबें हैं, और जो आप लोग चैलेंजेस फेस करते होंगे ना, बहुत सारे लोग गाँव में, कि टीचर्स हैं, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सब होता था। बट मुझे बस इतना पता था कि मेरे को ना मतलब बस पढ़ाई में अच्छा था, बस मेरे को किताबों से प्यार था। मेरे पास अगर कोई कहानी की किताब मिल जाती थी ना, तो मैं कहानी क किताब को मतलब पूरे 1 दिन में ही चाट जाता था, खत्म हो गया, अब नया किताब दो, तो उस टाइप का। तो शायद वही एक अच्छी क्वालिटी मेरे में, मतलब लाखों क्वालिटी में अगर बोला जाए, तो वो एक क्वालिटी अगर बोलूँ, तो वो था पढ़ने का, बहुत जज़्बा था, बहुत पढ़ने का मन था। तो और दूसरा था कि छोड़ता नहीं था किसी भी चीज़ को, जैसे कि
कोई भी सब्जेक्ट है, कई लोग पूछते हैं कि आपके क्या फ़ेवरेट सब्जेक्ट हैं, तो मेरे को बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि मैंने किसी भी सब्जेक्ट को ना फ़ेवरेट या फिर बुरा है, अच्छा है, ऐसा नहीं किया। मेरे को लगता था कि एग्ज़ाम इसमें अच्छा स्कोर करना है, तो मुझे उतना ही इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट में, राइट? तो 10th तक था, तो 6th टू 10th मैंने क्लास में फर्स्ट ही आया था। फिर मेरा 10th में ना 90% आया था, 90.3 थी, तो फिर पापा बोले कि शहर चले जाओ, मतलब तो हम लोग आ गए शहर पढ़ाई करने। तो शहर में एक्चुअली एक स्कूल में गए, कालीबाड़ी में, तो वहाँ पे एडमिशन तो हो जा रहा था बट डोनेशन भी माँग रहे थे, राइट? तो उस टाइम अभी माली हालत अच्छी है हम लोग की, बट उस टाइम माली हालत काफ़ी अच्छी नहीं थी। मतलब 10,000 देना थोड़ा बड़ा चैलेंज है। तो फिर मैंने जेएन पांडे में एडमिशन लिया। वहाँ तो 1,000 में ही पूरा साल निकल गया, है ना? बट मैंने कोशिश ये करी कि वहाँ भी टॉप करूँ, तो 11th में भी टॉप करा। मेरा मैंने एक दिन डाला था स्टेटस में, 12th में भी टॉप करा स्कूल में। तो इन सब चीज़ें मतलब थोड़ी बहुत देखिए मतलब कहीं न कहीं मेरे को बूस्ट करती थी कि मैं कर लूँगा हर जगह कुछ ना कुछ, है ना? फिर जैसे मैंने बताया मेरे को नॉलेज नहीं था इंजीनियरिंग की तैयारी का, बट मैंने फाइनल ईयर मतलब 12वीं में मैंने 12वीं के साथ-साथ इंजीनियरिंग की तैयारी करी और बीआईटी दुर्ग मिला। प्रोबब्ली अगर अच्छा गाइडेंस होता तो शायद मैं एनआईटी के लिए मतलब हो सकता था। एनआईटी मेरे को ये मिल रहा था, बायोटेक्नोलॉजी मिल रहा था, तो मैंने छोड़ दिया। इंजीनियरिंग में फिर वही जैसा सब इंजीनियरिंग करते हैं। बट मैं हिंदी मीडियम से था ना 12th तक, तो इंजीनियरिंग में थोड़े चैलेंजेस गए फर्स्ट ईयर में, बट धीरे-धीरे मैंने एडॉप्ट कर लिया उसको। उसके बाद जैसे फाइनल ईयर में बोला, फाइनल ईयर में टीसीएस में जॉब लग गई थी। इसरो में जूनियर साइंटिस्ट के लिए मैंने ऑल इंडिया 69 रैंक लाया था। आईआईटी बॉम्बे में हो गया था और आईआईएम मुंबई, तो सारे रास्ते ओपन थे। तो मैंने पापा को बोला कि यार अगर मतलब जॉब कराना है, करना होगा तो मैं जॉइन कर लेता हूँ करके, तो उन्होंने बोला नहीं तेरे को पढ़ना है तो पढ़। तो फिर मैंने आईआईटी बॉम्बे के बाद आईआईएम मुंबई में आ गया, स्विच कर लिया। फीस को अपना विथड्रॉ करा लिया था आईआईटी बॉम्बे से। देन अगेन वही आईआईएम मुंबई से मैंने कॉन्फिडेंस बेसिकली गेन किया, जो मैं इतना बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज़ बड़ा शाई टाइप का था, थोड़ा हेजिटेशन होता था। बट एमबीए में आप थोड़े बहुत खुल जाते हो। इंग्लिश भी वहाँ पे स्ट्रेंथ मतलब वो हुई, स्ट्रॉन्ग हुई, जो मैं भी सीजीपीएससी इंग्लिश में लिखता हूँ आपका, है ना? एनीवेज़, तो एनीवेज़ वहाँ पे फिर इंजीनियरिंग के बाद फिर जॉब लग गई, फिर नासिक में जॉब किया, थोड़े दिन अहमदाबाद में, फिर चंडीगढ़ में। फिर वापस आया मैं, तो फिर अगेन पापा का रोल आता है। मैंने बोला यार मेरे को जॉब छोड़ना है और प्रिपरेशन करनी है, तो वापस आके मैं थोड़ा इंटीग्रेटेड फार्मिंग कुछ करते हैं, ताकि मेरे को ना जॉब खाली रहने का भी प्रेशर ना जाए और मैं तैयारी भी कर पाऊँ, क्योंकि वहाँ कॉर्पोरेट के साथ तो नहीं हो पा रहा है। तो मतलब उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि क्यों, कैसा, ठीक है आ जा, उस टाइम मेरी सैलरी 18 लाख हुआ करती थी। तो मेरा कहना है कि पापा थे, उन्होंने कभी भी मेरे जो डिसीज़न था ना उसपे डाउट नहीं किया, क्यों, काहे को कुछ नहीं पूछा, मतलब बोले कि ठीक है तू सोच रहा है तो कर ले। तो वापस आया, ठीक है। फिर थोड़ा यूपीएससी की जो जर्नी शुरू हुई, यूपीएससी की जर्नी में 1-2 अटेम्प्ट फेल हुए, फिर मैंने 21 और 22 में मैंने यूपीएससी के मेंस लिखे, 21 में लिखा तो थोड़े ऑप्शनल में कम हो गया। फिर मैंने बहुत एकदम मेहनत करके सोशियोलॉजी को ठीक किया, 250 नंबर के आस-पास लाया, बट प्रॉब्लम हो गया कि एसे में कट गया नंबर। तो बड़ा वो था, सैडनिंग था। तो उस रात जो आप लोग फ़ील कर रहे होंगे ना, तो वो जर्नी मेरी चल रही थी उस टाइम पैरेलली। पैरेलली मैं एक्चुअली ये भी लिख रहा था, यूपीएससी का मेंस देता था, 1-2 महीने बाद सीजीपीएससी होता था, ठीक है? तो तैयारी कहाँ से होगी? 2 नाव में पाँव रखना मतलब मेरे लिए बहुत लॉस का रहा। प्रोबब्ली अगर एक ही में रहता ना तो काफ़ी फ़ायदा होता। सीजीपीएससी अगर मैं डेडिकेटेड करता तो हो जाता। देन 2022 में जब मैंने दिया तो नहीं हो पा रहा था, तो मैंने रिज़ॉल्व लिया कि नहीं यार अब सीजीपीएससी पे फ़ोकस करते हैं। ऐज का भी रहता है यार, मैंने बहुत लेट से स्टार्ट किया। और जैसे मैंने बताया कि उस टाइम तो गाइडेंस नहीं होता था, इंटरनेट नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। तो 17-18 से जो यूपीएससी में गाइडेंस मिलना शुरू हुआ ना, मैं ऑनलाइन क्लासेस का, तो उसके थ्रू मेरा निकलना शुरू हुआ था। तो अगर किसी को भी चाहिए होगा ना यूपीएससी का गाइडेंस रिगार्डिंग मटीरियल, तो वो भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। मेरे ऐसे मोस्टली जो मटीरियल है वो इंग्लिश में है, तो ठीक है, जिनको ज़रूरत पड़ेगी बता दीजिएगा, मैं फ्री ऑफ मतलब सेंड कर दूँगा पीडीएफ को। अब आते हैं फिर सीजीपीएससी, तो फिर मैंने 2022 में यूपीएससी को छोड़ के सीजीपीएससी को दिया और पहले अटेम्प्ट में ही मेरा पहले अटेम्प्ट तो बोलना बड़ा ऑकवर्ड है, बट चौथा अटेम्प्ट था, तो उसमें मेरा ये है 94 रैंक आया था, एसएएस बन गया था, ठीक है। बट जब मैंने मेंस दिया था ना, उसके बाद मुझे पता चल गया था कि मेरा बायोलॉजी वीक है, बीइंग एन इंजीनियर बायोलॉजी वाले सेक्शन में कर नहीं पाया था, क्योंकि पहला ही प्रीलिम्स था, निकला, फिर 4 महीने में आपको मेंस की प्रिपरेशन करनी है।
तो वो पार्ट रह गया था। तो मैं जैसे ही मेंस खत्म हुआ जून में, तुरंत मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी महानदी की और वहाँ पे अपना साइंस को स्ट्रॉन्ग किया, ठीक है? उसकी बदौलत थोड़ा आज ठीक है नंबर। एंड फिर ये 23 का था, तो 23 में तो मैंने काफ़ी टेस्ट लगाए थे, है ना? आपको बहुत सारी जगह मेरा नाम दिखेगा तो दे आर नॉट फेक। मैंने मतलब एक्सेसिव टाइप का टेस्ट दिया था, यहाँ भी टेस्ट, वो भी राइटिंग प्रैक्टिस में आप देखोगे दीपक सर के यहाँ, खो-खो में, महानदी बहुत सारी करी है। तो दे आर नॉट काइंड ऑफ फेक, है ना? मतलब करी है तो करी है और मैं किसी का ऐसा प्रमोशन नहीं कर रहा, बट प्रॉब्लम ये है कि आपको लगता है, आपको मतलब मेरे को लगता था कि यार 23 में तो आप डन कर दो अच्छे से, डीसी को सील कर दे। बट अगेन यार जैसा मैंने बताया, हर चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। मेरा आप देखोगे मेंस में टॉप 4 में है, 711 नंबर आया है। पहला का 730, दूसरे का 720, एक जन का 712 आया है, उस बेचारे को भी कम नंबर मिला है 45-46, और मेरा 711। तो थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेट लगता है कि 15 मिनट में आपकी तकदीर किसी ने जज कर ली, राइट? अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा हो सकता था, शायद मेरे को अपनी जर्नी, मेरी मंज़िल मिल जाती एक्सेट्रा। तो चलो ठीक है, जो भी है एक्सेप्टेड है। ये मिल गया वो भी मैं मेरे लिए बहुत लकी, नहीं तो काफ़ी ऑड रहते हैं सीजीपीएससी में। तो एनीवेज़ मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो ये मेरी जर्नी थी दोस्तों, है ना? मेरी फेलियर बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बताया। एक ये था कि सीजीपीएससी में 2020 में मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स प्लानिंग का दिया था। उसमें मेरा साढ़े 3 नंबर से रह गया था। मेरे दोस्त का लग गया था असिस्टेंट डायरेक्टर, तो वो एक मिस हुआ। उसके अलावा 21-22 का मैंने यूपीएससी फेल हुआ, तो उस टाइम सीजीपीएससी भी फेल हो गया क्योंकि तैयारी ही नहीं हुई है ना? 18 से दिया था मैंने पहला, दूसरा इस टाइप का। तो एनीवेज़ मेरा कहना है कि अब जो लोग दे रहे हैं ना, उन लोग जो नज़दीक हैं, है ना? जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेंस वाले जितने लोग हैं ना, सबकी पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम है, 19-20 ही रहता है। हमें बस जो लैक्यूना है, जो कमी है, उसको ठीक करना है। बट उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि अपने जो कमियाँ हैं, उसको हम लोग आइडेंटिफ़ाई करें। अभी मैं आप लोग से बात ये कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एकदम पूरा परिपूर्ण हो गया। मेरी जो वीकनेस है मैंने खुद भी लिख लिख के रखी है, उसमें मैं वर्क करूँगा, है ना? तो मेरा ये कहना था कि आपको जो अपने वीक एरिया है, उसको आइडेंटिफ़ाई करके रखिए, उस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। पिंक तो ओके, सॉरी, थोड़ा-सा इंटरप्शन हो गया था। तो मेरा कहना था कि सबसे पहले तो जब आरटीआई कॉपी आएगी ना, कुछ दिनों बाद आ जाएगी, तो अपने वीक एरिया को आप देखेंगे। आपके साथ-साथ मैं खुद अपना देखूँगा कि मेरा कहाँ-कहाँ पे वीक था, राइट? और उस पे हम लोग को ये करना है कि हम लोग क्या बेटर कर सकते हैं। क्योंकि इम्प्रूवमेंट के चांस हमेशा रहते हैं। जो अभी टॉपर हैं, है ना? हमारे क्या नाम है? रवि 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 वर्मा भाई, उन्होंने भी कंटिन्यूअसली इम्प्रूव किया होगा। इस बार देख के बड़ा अच्छा लगा कि जो लोग संघर्ष कर रहे थे ना, उनको मतलब सक्सेस मिला है। बहुत ज़्यादा सैटिस्फैक्शन मिलता है कि जो लोग बहुत मेहनत कर रहे थे, सालों से लगे हुए थे, अल्टीमेटली उनको मंज़िल मिलती है। तो भले आपका नहीं मिला है वो, लेकिन दूसरों को देख के भी खुशी होती है, करेक्ट? तो हमें भी वो दिन लाना है, तो हमें जो अपने वीकनेसेस हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करना है। मेरी साइड से मैंने जो अपने चैनल में है ना, अपने आरटीआई जो भी टेस्ट दिए थे उसकी कॉपी को डाल दूँगा। डाला भी हुआ है महानदी खो-खो में, जहाँ जो मैंने मेंस लिखे थे। अभी अभी कुछ-कुछ और हैं, स्कैन करना पड़ेगा, उसको मैं डाल दूँगा, ठीक है? उसके अलावा मेरा 24/7 कभी भी आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना, नए एस्पिरेंट, उनको तो गाइड करता ही हूँ, ठीक है? तो वो मैं करते रहूँगा। तो मेरा ये जो पर्पज़ था गाइड करने का, उसका ये था यार कि मेरे को गाइडेंस नहीं मिल पाया था उस टाइम। जैसे जब मैंने गाँव से जर्नी स्टार्ट करी थी। अभी तो इंटरनेट का ज़माना है, बट मेरे साइड से अगर जितना हो सकता है, मैं उन लोगों की मदद कर पाऊँ। एटलीस्ट जैसे कि अब गाँव से काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आ रहे हैं। अच्छा लगता है ना कि भई मतलब बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। बस सीजीपीएससी का सबसे अच्छा पार्ट तो मुझे यही लगता है कि इसमें ना सबको इक्वल करने का मादा है। मतलब कौन क्या बोलूँ, किस बैकग्राउंड से आ रहा है मैटर नहीं करता। अगर वो मेहनत करता है तो वो बनता ही है, राइट? अदरवाइज़ आप ये न्यूज़ तो काफ़ी कॉमन आती है कि वो आईएएस है, उसका बेटा आईएएस बन गया, क्योंकि उनको क्या है, बचपन से मिलता है ना कल्चर, ठीक है? मैं नेगेटिव चीज़ नहीं बोल रहा हूँ, बट वा मैं थोड़ा-सा जो गाँव वाले हैं ना, जैसे मेरे जैसे लोग हैं, हम लोग को थोड़ा-सा एडवांटेज नहीं मिलता। मेरे को इतना टाइम लगा, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप तो कर सकते थे, तो बताना बड़ा मुश्किल होता है कि भई पता ही नहीं था, हम लोग तुक्का मारते-मारते हैं, है ना? इंजीनियरिंग करी, फिर इंजीनियरिंग के बाद जॉब करी। क्यों? तो भई पता ही नहीं था, गाइडेंस ही नहीं था, है ना? कि ऐसे तैयारी करते हैं, ये भी जॉब होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अब ये सब चीज़ें इंटरव्यू में क्या बोलोगे किसी को कि भई खुद की जर्नी है, खुद ही स्टार्ट करी है, कोई ऐसा गॉडफ़ादर नहीं था। हाँ, घर से सपोर्ट हमेशा से रहा है, बट
वो वाला यार कि इसके पापा भी टीचर हैं, उसके पापा मेरे पापा किसान ही हैं, ठीक है? तो वही था कि धीरे-धीरे आप अपना करते रहो, हो जाएगा। मतलब हमें हमने मतलब घूम फिर के रास्ता तय किए। अगर आप अब तो इंटरनेट का ज़माना है, आपको काफ़ी गाइडेंस मिल जाता है। कोई भी आपको डाउट रहता है, तो आप मैसेज करिएगा। मैंने यार एक्चुअली एक पोएम लिखी थी जब मेरा एक्चुअली मेंस हुआ नहीं था। मैं बहुत उम्मीद लगा कर रखा था कि इस बार तो मैं आईएएस मतलब इंटरव्यू तक क्वालीफ़ाई कर जाऊँगा, लेकिन फिर वही जब मैं 22 में मेरा हो गया ना, तो बहुत ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। तो अकेले मतलब नींद भी नहीं आ रही थी पूरी रात। उस रात मैंने सिरहाने में आँसू पोंछते हुए ये कविता लिखी थी। बट कविता एक्चुअली सैड कविता नहीं है, ये एक्चुअली मेरे लिए बहुत ही वो मोटिवेशनल एंथम है और मैं इस पे बहुत ज़्यादा फ़ॉलो करता हूँ। तो मैं ये डेडिकेट करता हूँ हमारे उन सभी दोस्तों को जिनका संघर्ष अभी भी जारी है। वो संघर्ष वाले में मैं भी शामिल हूँ। मेरा मानना है कि जब तक आपको आपका डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं मिल जाता, वो संघर्ष खत्म नहीं होता, ठीक है? अब कहने वाले जो भी कहते रहें कि सब में संतुष्ट रहो, संतुष्ट तो हमेशा से हैं। लेकिन एनीवेज़ तो तो मेरा ये मानना है कि संघर्ष कभी खत्म नहीं होता, उसी पे ही पोएम है और इस पोएम का शीर्षक है अंतहीन संघर्ष, है ना? तो कुछ ऐसा है कि हम अंतहीन संघर्ष के प्रतिभागी हैं, अंतहीन हम अंतहीन संघर्ष के प्रतिभागी हैं, कुछ अलग कर गुज़रने की लगन ऐसी लागी है। असंतोष है क्योंकि उस टाइम फ़ेल हो गया था। असंतोष है, निराशा है, अनिश्चितताओं का दौर है। असंतोष है, निराशा है, अनिश्चितताओं का दौर है, कोलाहल भी है अंतर्मन में, कहीं सन्नाटा है, कहीं शोर है। बस इतना पता है बस इतना पता है कि रुकने से कुछ मिलना नहीं है, बस इतना पता है झुकने से कुछ मिलना नहीं है। अपनी निराशा अपनी निराशा किसी से प्रकट करके भी कुछ मिलेगा क्या? यहाँ खुद ही खुद को ढूँढनी होगी अपनी राह। तो फिर से शुरू करते हैं तो फिर से शुरू करते हैं वहीं से जहाँ से ख़त्म किया था, फिर से शुरू करते हैं वहीं से जहाँ अधूरा जतन किया था। क्योंकि ये बता दूँ तुम्हें खुल के कि मैं अभी हारा नहीं हूँ, कि बता दूँ तुम्हें मैं खुल के कि अभी मैं हारा नहीं हूँ, मुझे सांत्वना मत दिखाना मैं कोई बेचारा नहीं हूँ। ये लंबी लड़ाई है ये लंबी लड़ाई है तो भी हूँ तैयार मैं, आज मन से लेता हूँ अपनी असफलता को स्वीकार मैं। उस दिन मैंने एक्सेप्ट किया कि कमियां हैं तो हैं, ठीक है, बट मुझे सुधारना भी है। तो आज मन से लेता हूँ अपनी असफलताओं को स्वीकार में, क्योंकि कल की पहली किरण के साथ क्योंकि कल की पहली किरण के साथ मैं नई शुरुआत लूँगा, पुरानी हार को दफ़्न करके मैं ये रात काट लूँगा। क्योंकि जब तक मैं हारा नहीं क्योंकि जब तक मैं हारा नहीं, तब तक ये जंग बाकी है। हम अंतहीन संघर्ष के प्रतिभागी हैं, कुछ अलग कर गुज़रने की लगन ऐसी लागी है। तो एक पोएम थी कि संघर्ष खत्म नहीं होता दोस्तों, है ना? तो आप लोग का भी संघर्ष खत्म नहीं हुआ है और डेफ़िनेटली आप लोग बहुत अच्छा करोगे। जो लोग अभी मिस आउट हुए हैं, जैसे हम लोग जैसे मैं भी वही हूँ ना, लास्ट ईयर थोड़ा मिस हो गया था, इस बार ठीक हुआ है। तो दिस इज़ द जर्नी, है ना? तो आपको बस ये करना है, इम्प्रूवमेंट लाना है, स्टैग्नेंट नहीं होना है, ठीक है? तो मेरे सारे जो अंतहीन संघर्ष के प्रतिभागी हैं, उन सबको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे मैसेज आए हैं और जैसे मैंने बोला कि हमेशा आप लोग का जो भी डाउट रहेगा, मैं मदद करूँगा। और क्या बोलूँ यार, तो थैंक यू, है ना? बाकी हम लोग बात करते रहेंगे वीडियो में। एक शॉर्ट वीडियो बनाना था मुझे, तो दिस इज़ इट। बाय।